हाय फ्रेंड्स, दिस इज इंजीनियर इमरान अजीज। वेलकम टू सिफ्ट टेक सिंप्लीफाइड। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल रूल नंबर 20, जो कि फाउंडेशन और बैकबोन है ओवरऑल पब्लिक प्रोक्योरमेंट की। क्योंकि ये रूल डिस्कस करता है प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट को, कि पाकिस्तान में 90% और यू कैन से 95% जितनी भी प्रोक्योरमेंट होती है पब्लिक मनी के साथ या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, वो उसमें जो मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट इस्तेमाल होता है वो ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग है। और उसके अलावा और भी कुछ मेथड्स हैं जो जो पेपर रूल्स में एक्सप्लेन किए गए हैं। सो यहाँ से आज की वीडियो से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वह हम एक्चुअल प्रोक्योरमेंट के ऊपर और ओपन टेंडरिंग के अंदर जा रहे हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ रूल 20 तक रहेंगे, जो कि शॉर्ट सा रूल है पेपरा का, और ये सिर्फ आपको ये बताता है कि आपकी जितनी भी प्रोक्योरमेंट होगी नॉर्मल सिनेरियोज में और वर्क्स के केसेस में, गुड्स के केसेस में या सर्विसेज में, तो उसमें आपने जो प्रिंसिपल मेथड या डिफॉल्ट मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट अडॉप्ट करना है, एंड दैट वो होगा, दैट वुड बी ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग। तो इस रूल में हम इसको हम डिस्कस करेंगे कि ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग क्या है, इसमें क्या एग्जांपल्स शामिल हो सकती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं बोथ एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज या प्रोक्योरिंग एंटिटीज के एंड के ऊपर, और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से। सो अगर आप एग्जीक्यूटिंग एंटिटी की तरफ से हैं, या आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, या आप कोई सप्लायर हैं, या आप कोई कंसल्टेंट हैं, तो तीनों के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। सो हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिए और इसके साथ जुड़े रहिए ताकि मैं मजीद आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सो अब हम बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं, जिसकी मदद से मैं इस टॉपिक को मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो जैसा कि अभी जिक्र हुआ, आज की वीडियो है रूल 20 के बारे में। और रूल 20 बात करता है प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट की। ये बेसिकली न्यू चैप्टर है। जैसे कि आज तक हमने डिस्कस किए रूल नंबर 1 to 19, उसमें हमने इनिशियली डेफिनेशंस वगैरह की बात की, बेसिक्स ऑफ रूल्स की बात की, एक फाउंडेशन डेवलप की, और फिर हम प्री क्वालिफिकेशन की तरफ गए, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स की तरफ गए, और क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन और लिटिगेशंस या ब्लैक लिस्टिंग की तरफ हम गए। उसको डिस्कस करने के बाद आज से हम रियल प्रोक्योरमेंट सिनेरियोज में एंटर हो रहे हैं। इस वजह से इस पूरे चैप्टर को कहते हैं मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। और ये स्टार्ट होता है रूल 20 से और जाता है अप टू रूल 37। सो चूंकि हम हर वीडियो में एक एक रूल डिस्कस कर रहे हैं, सो आज की वीडियो हमारी फोकस रहेगी सिर्फ रूल 20 तक की हद तक। So rule 20 is a very short, as I said, it's a very short rule, but it forms the foundation of all the transparent and fair procurement in Pakistan, क्योंकि नॉर्मल सिनेरियोज में यही मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट ही इस्तेमाल होता है वर्क्स में, सर्विसेज में और गुड्स में। सो दिस वीडियो इस पे रूल 20 ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग, हाँ, इसका बेसिकली लिंक किस रूल के साथ है, इसमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है, इस वजह से ये यूज हो रहा है। और व्हाई दिस मेथड है सम एक्सेप्शंस, क्या इसके अलावा भी कोई और मेथड्स हैं, और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा, ये एक गेट पे स्टार्ट हो रहा है आपकी एक्चुअल प्रोक्योरमेंट वाली साइड पे जाने के लिए, जिसमें आगे बात होगी रूल 21 की, 22, और फिर जिस तरह 21 बात करता है ओपन टेंडरिंग की या ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग की, फिर लिमिटेड टेंडरिंग्स हैं और मुख्तलिफ और भी मेथड्स हैं ओपन टेंडरिंग के अलावा, जो कि फिर बात होगी आगे रूल 42 के अंदर। सो लेट्स रीड दिस रूल फ्रॉम पेपरा रूल 2004. So method of procurement is the main chapter or topic, and under this method, Rule 20 says principal method of procurement are the main or default method of procurement. So what will be that method? Save as otherwise provided hereinafter, the procuring agency in procuring agencies shall use open competitive bidding as the principal method of procurement for the procurement of goods, services, and works.
सो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे पेपरा ये बताना चाहता है कि आपकी गुड्स सर्विसेज और वर्क्स में ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग ही आपका डिफॉल्ट या प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट होगा। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब है कि इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आगे जाके इन रूल्स में बयान की गई हैं। लेकिन ब्रॉडली और नॉर्मल प्रोक्योरमेंट में, वर्क्स के केस में स्पेशली, गुड्स में या सर्विसेज में भी हो सकता है, तो इसमें जो मेथड यूज होगा उसको पेपरा कहता है ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग। सो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? ओपन कम्पिटेटिव मतलब बिडिंग या डिफॉल्ट या प्रिंसिपल मेथड का मतलब है कि ये आपका एक डिफॉल्ट मेथड होगा। डिफॉल्ट का मतलब है कि आपका जिस तरह खुद से एक चीज ऑटोमेटिकली किसी कोई स्टार्ट होती है, तो आप भी जब प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करेंगे तो एज एन ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग के प्रोसेस से ही स्टार्ट करेंगे। एनी डेविएशन इज एक्सेप्शनल, नॉट नॉर्मल। लाइक अगर आपकी कोई भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, फॉर एग्जांपल पीछे हमने पढ़े हैं कुछ एक्सेप्शनल सिनेरियोज, तो उन केसेस में पेपरा ने अलाउ किया है। कोई नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीचेस का खतरा है, या सिक्योरिटी इश्यूज हैं, या आप की जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट की वो 5 लाख से कम है, तो इस तरह के और भी बहुत सी मेथड्स हैं ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग के अलावा, कि इसलिए वहां पे सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का जगह का लफ्ज यूज हुआ है। इसका मतलब है कि इसके अलावा भी और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रोक्योरमेंट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, कम्पिटिटिव एंड फेयर। तो हम शुरू से ही आपको बता रहे हैं, रूल 4 में प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट डिस्कस हुए थे, आपको याद होगा। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, कम्पिटेटिवनेस, वैल्यू फॉर मनी, इकोनॉमी और एफिशिएंसी। तो ये सारे प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट हैं। तो इन इस रूल का मकसद भी यही है कि वो प्रिंसिपल्स इंश्योर हो जाएं जो पेपरा ने पीछे डिफाइन किए हैं। सो व्हाई ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग इज द प्रिंसिपल मेथड, ये एक सोचने की बात है कि आखिरकार पेपरा ने इसी मेथड को ही क्यों कहा। इसके अलावा भी 7 8 10 मेथड्स तकरीबन और हैं जो जिनके जरिए टेंडरिंग या प्रोक्योरमेंट हो सकती है। लेकिन व्हाई द ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग इज द प्रिंसिपल मेथड? बिकॉज ये जो मेथड है, जैसे मैंने कहा, इंश्योर करता है आपकी ट्रांसपेरेंसी को, विच इज द की प्रिंसिपल ऑफ द प्रोक्योरमेंट। आपकी कम्पिटेटिवनेस को, मैक्सिमम कम्पिटेटिवनेस इंश्योर होती है, मुकाबला इसमें मुकाबले का रुझान ज्यादा होता है। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, आपकी क्वालिटी, आपकी वैल्यू फॉर मनी अचीव होती है और मैक्सिमम अचीव होती है इस मेथड के साथ, क्योंकि इसमें जहरी बात है कम्पिटेटिव प्राइसेस ऑफर होती हैं, मुख्तलिफ वेंडर्स आते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, और पब्लिकली बिड्स एडवर्टाइज भी होती हैं और पब्लिकली अनाउंस भी होती हैं। सो रिडक्शन ऑफ चांसेस ऑफ करप्शन इसमें है, लोअर चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म, ऑफ कोर्स इसमें फेवरेटिज्म के चांसेस कम से कम है। उसके बाद फेयरनेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, जो आपकी आप एक्सपेंडिचर करेंगे पब्लिक मनी के थ्रू, उसमें फेयरनेस का आंसर शामिल होता है। दैट्स व्हाई पेपरा हैज प्रायोरिटाइज दिस मेथड ड्यू टू ऑल दीज प्रिंसिपल्स एज द प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट। सो व्हाट इज ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग? अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इसके क्या फायदे हैं प्रोक्योरमेंट में, या पेपरा इसको क्यों प्रेफर कर रहा है दूसरे मेथड्स के ऊपर। सो अब हम देख लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, इसमें क्या वो खास बातें हैं कि जिसकी वजह से पेपरा ने इसी मेथड को ही कहा है कि ये आपका डिफॉल्ट मेथड होना चाहिए। सो ओपन कम्पिटेटिव कम्पिटेटिव बिडिंग मींस, इसका मतलब ये है कि ओपन ओपन से मतलब है कि एनी वन कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, अगर वो क्वालिफाइड है या उस सीलिंग के ऊपर उसको अलाउड है पार्टिसिपेट करना। सो देर इज नो अदर बार। सो इक्वल एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्टर, इक्वल रिस्पॉन्स टाइम, सेम रिस्पॉन्स टाइम है सारे बिडर्स के लिए, 15 डेज है या 30 डेज है, डिपेंडिंग अपॉन द nature of your procurement, whether it is national bidding, so it will be 15 days. If it is international bidding, so it will be minimum 30 days. So transparent, opening of the bidding, fair evaluation criteria or standard bidding documents, or publicly advertised opportunities.
तो इसकी अपॉर्चुनिटीज या इसकी एडवर्टीजमेंट्स हैं वो भी पब्लिकली होंगी, न्यूज़पेपर्स में होंगी या एंटिटी की वेबसाइट पे होंगी या पेपरा की वेबसाइट के ऊपर होंगी, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ योर प्रोक्योरमेंट। आपकी कितनी अमाउंट की प्रोक्योरमेंट आप कर रहे हैं वो हम ऑलरेडी पिछले रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं। आगे भी इंशाल्लाह रूल 21 में और फर्दर जितना भी हम जाएंगे इन चीजों को हम मजीद एक्सप्लेन करते जाएंगे। सो कॉमन नेम्स, इसके जो इस्लाहात या कॉमन इसके नाम इस्तेमाल होते हैं कॉमन लैंग्वेज में, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, वो है ओपन टेंडरिंग, नेशनल कम्पिटेटिव बिडिंग, इंटरनेशनल कम्पिटेटिव बिडिंग। नेशनल मैंने अभी बताया इसके लिए 15 डेज होगा और इंटरनेशनल के लिए 30 डेज उसका रिस्पॉन्स टाइम होगा। और एडवर्टीजमेंट के मेथड भी इन सब के डिफरेंट डिफरेंट है और उसके अलावा कॉमन नेम इसके यही हैं। सो वेयर ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग इज यूज्ड, नॉर्मली आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर मुख्तलिफ कॉल फॉर टेंडर्स होते हैं, तो वो ही ओपन बेसिकली वही ओपन बिडिंग है जहां पे न्यूज़पेपर में आप एक न्यूज़पेपर में आप एक एड देखते हैं टेंडरिंग का, या किसी वेबसाइट के ऊपर आप एड देखते हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर देखते हैं, या उस एंटिटी की वेबसाइट पे या पेपरा की या कैपरा की वेबसाइट के ऊपर जब भी आप अखबार में इश्तिहार देखते हैं तो आप उससे ही अंदाजा लगा लें कि जो भी अखबार पब्लिश होगा, सॉरी जो भी एड पब्लिश पब्लिश होगा वो, उसका मतलब है कि ये ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग है, इसीलिए तो वो पब्लिक हुआ है। अदरवाइज ये कॉन्फिडेंशियल होता या इसकी बेसिस पे अगर होता, कोटेशंस की बेसिस पे होता, तो वो फिर अखबार में या ओपनली देने की जरूरत नहीं होती। सो CNW डिपार्टमेंट के नॉर्मल टेंडर्स जिस तरह रोड्स के हैं, हाईवेज के हैं, ब्रिजेस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या रिहेबिलिटेशन के आपकी नजर से गुजरे होंगे, ये सारे ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में आते हैं। इसी तरह पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, ट्यूबवेल्स हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह के जितने भी टेंडर हैं ये भी ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग की ही एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल कोई परचेज ऑफ इक्विपमेंट है किसी हेल्थ यूनिट के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मेडिकल गैसेस का टेंडर है, उनकी टेस्टिंग का टेंडर है, या उसकी इंस्टॉलेशन का टेंडर है, रिहेबिलिटेशन वर्क्स हैं किसी हॉस्पिटल में, तो ये भी ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू ही होंगे। इसके अलावा म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स या कुछ सॉलिड वेस्ट के प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट की व्हीकल्स ले रहे हैं, सैनिटेशन इक्विपमेंट या स्ट्रीट लाइट सिस्टम या सोलर सिस्टम वो लगा रहे हैं, तो वो भी थ्रू ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग करेंगे। इसके अलावा अगर कोई फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं या प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज हैं और वो आईटी सिस्टम ले रहे हैं, व्हीकल्स हैं, इक्विपमेंट, सिक्योरिटी इक्विपमेंट है, so all of these kind of things would be done through open competitive bidding. So why rule 20 comes before alternate, like पेपरा ने क्यों ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग को प्रेफर किया अल्टरनेट मेथड के ऊपर? इसलिए कि ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, इसमें इंश्योर होता है कि ये एक ओपन मुकाबला है, जैसे आप खुली बोली है, इसमें सबको एक अपॉर्चुनिटी मुयस्सर है बिड जमा करने की, और पब्लिकली अनाउंस होता है एप्लीकेशन भी और रिजल्ट्स भी, और एवल्यूएशन भी ओपन होती है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, और इसीलिए ये प्रिंसिपल मेथड डिक्लेयर हुआ। जबकि इसके मुकाबले में लिमिटेड टेंडरिंग जब भी होगी तो वो एक एक्सेप्शनल केस होगा, मे बी उसकी अमाउंट प्रोक्योरमेंट की कम हो या सिक्योरिटी इशू हो कि आपका नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच होने का खतरा है, इसीलिए आप उसको किसी लिमिटेड टेंडरिंग की तरफ रखना चाहते हैं, तो वो कभी भी इस तरह ओपनली एडवर्टाइज भी नहीं होगा, इसी तरह ओपनली एक्सेसिबल भी नहीं होगा और ओपनली एवेल्युएट भी नहीं होगा। इसी तरह सिंगल सोर्स होता है एक्सेप्शनल केसेस में, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग वो भी एक एक्सेप्शनल केस है। सिर्फ एक ही ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग है जो प्रिंसिपल है या ओपन है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट। RFQ जो है वो छोटी प्रोक्योरमेंट है, वो भी एक एक्सेप्शनल केस में आता है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वो स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस के अंदर होता है, जो नॉर्मल परचेजेस हों या आपकी ऐसी सर्विसेज जो रिपीटेटिव नेचर की हों, वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंदर कवर होंगी। सो देयरफॉर रूल 20 acts as the legal backbone for entire
प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क। इसलिए ये जो रूल 20 है जो ये कहता है कि ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग वुड बी द प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट, ये सारे आपके प्रोक्योरमेंट साइकिल या प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क जो है उसकी एक बैकबोन है। इसके पीछे हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। मेनली ये रूल 4 के साथ लिंक अप है, और रूल 4 आपको याद होगा बात करता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट की, जिसमें नॉर्मली 5 मैंने पहले भी डिस्कस किया: वैल्यू फॉर मनी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, कंपटीशन एंड एफिशिएंसी या इकोनॉमी या अकाउंटेबिलिटी भी उसको कह सकते हैं। तो ये 5 आपके प्रिंसिपल्स हैं जो आपने इंश्योर करने हैं हर कंपटीशन में या हर टेंडर में। इसीलिए ये कनेक्ट करता है रूल 20 को रूल 4 के साथ, क्योंकि रूल 20 में जो टेंडरिंग प्रोसेस बताया गया है वो इंश्योर करता है कि रूल 4 आपका वैलिडेट हो जाए या रूल 4 फॉलो हो जाए। वो तभी फॉलो होगा जब आपका कंपटीशन, जाहिर बात है, ओपन होगा। क्लोज्ड कंपटीशन में या लिमिटेड कंपटीशन में रूल 4 के कंप्लीटली इंश्योर होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसमें कम्पिटेटिवनेस नहीं आती और ट्रांसपेरेंसी के भी इश्यूज आते हैं। When open competition is used properly, all 5 principles are upheld, of course. So open competitive bidding must be used. कब open bidding is mandatory? When procurement is above the advertisement threshold. जाहिर बात है, न्यूज़पेपर में तभी आप, अखबार में इश्तिहार तभी देंगे या एडवर्टाइज पेपरा वेबसाइट पे या उस पे अपनी एंटिटी की वेबसाइट पे तभी करेंगे जब वो उस थ्रेशोल्ड में प्रोक्योरमेंट आ जाए, लाइक कोटेशन की थ्रेशोल्ड से निकल जाए। और ये हमने पहले भी बताया कि कोटेशन का थ्रेशोल्ड जो है रूल 42 में बताया गया है, वो है आपका 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की प्रोक्योरमेंट। वो जितनी भी होगी वो कोटेशन के थ्रू होगी, और 3 कोटेशन होंगी। और 5 लाख से ऊपर जितनी भी प्रोक्योरमेंट है वो फिर एडवर्टीजमेंट के थ्रेशोल्ड में आएंगी। फिर फर्दर आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था, फिर फर्दर एडवर्टीजमेंट थ्रेशोल्ड्स में 2 कैटेगरीज हैं। एक आपकी 5 लाख से ऊपर 3 मिलियन तक, 30 लाख रुपए तक, और एक आपकी 30 लाख से ऊपर अनलिमिटेड अमाउंट, ओपन अमाउंट। तो जो पहली सीलिंग है 5 लाख से 30 लाख तक, उसकी एडवर्टीजमेंट का मेथड है पेपरा की वेबसाइट के ऊपर मैंडेटरी और न्यूज़पेपर में ऑप्शनल, और अथॉरिटी या एंटिटी की वेबसाइट पे भी ऑप्शनल। बट पेपरा की वेबसाइट के ऊपर मैंडेटरी उसकी आपने एडवर्टीजमेंट करनी है। जबकि जब आप जाते हैं 30 लाख से ऊपर जितनी भी, चाहे 1 रुपया भी ऊपर आपकी प्रोक्योरमेंट है, तो वो आपके पेपरा की वेबसाइट के ऊपर मैंडेटरी पब्लिश होगी, और 2 न्यूज़पेपर्स में भी मैंडेटरी पब्लिश होगी। और वो न्यूज़पेपर नेशनल डेलीज होंगे, और उनमें से एक न्यूज़पेपर इंग्लिश होगा और एक न्यूज़पेपर उर्दू होगा। और तीसरी उसमें शर्त यह है कि आपने अपनी वेबसाइट, अगर आपकी अपनी वेबसाइट मौजूद है, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन है, उसको आपने वहां पे भी एडवर्टाइज करना है, ताकि उसका वाइड कंपटीशन इंश्योर हो जाए। तो आई होप एडवर्टीजमेंट थ्रेशोल्ड एक दफा फिर मैंने रिपीट कर दिया, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर आपके एडवर्टीजमेंट थ्रेशोल्ड के अंदर जो भी प्रोक्योरमेंट आएगी, तो वो ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के अंडर होगी, अगर वो नेशनल सिक्योरिटीज वगैरह के इश्यूज को ब्रीच नहीं कर रही। प्रोक्योरमेंट इज नॉट अर्जेंट। अगर आपकी प्रोक्योरमेंट नॉर्मल है, कोई अर्जेंसी नहीं है या इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं है, तो वो भी आपकी ओपन बिडिंग से ही होगी। मोर देन वन सप्लायर एग्जिस्ट, अगर ऐसी प्रोक्योरमेंट है जो प्रोप्राइटरी नेचर की नहीं है, या उसके लिए काफी सारे सप्लायर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स अवेलेबल हैं करने के लिए उस काम को, तो वो भी ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू ही होगा। टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कंपटीशन इज पॉसिबल, तब भी आपका ओपन कम्पिटिटिव के थ्रू होगा। और अगर कोई प्रोप्राइटरी राइट्स वगैरह का इशू नहीं है, तो तब भी आपकी ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग से ही होगा। उसके अलावा मार्केट कंपटीशन एग्जिस्ट, एक से ज्यादा आपके पास अवेलेबल है मार्केट में उसी तरह के सप्लायर्स या वेंडर्स, तब भी आप ओपन के ऊपर जाएंगे, ताकि आपको कम्पिटिटिव प्राइसेस और ज्यादा एग्जिजरेटेड प्राइसेस का सामना ना करना पड़े। नो सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई, ऐसा काम है जो आपका सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं करता, या
उस एरिया के अंदर कोई ऐसा सिक्योरिटी इशू नहीं है कि आपने वो काम खामखा ही अपने मिलिट्री डिपार्टमेंट से या अपने इंटेलिजेंस बैग डिपार्टमेंट से करवाना है, या आपकी गवर्नमेंट के जो एंटिटीज होते हैं, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो वो काम करते हैं, लाइक एफडब्ल्यू पाकिस्तान के केस में, या एनएलसी, या ऐसा कोई इदारा जो गवर्नमेंट ओन्ड हो या आर्म फोर्सेस ओन्ड हो, तो आपके ऊपर कंपल्शन, लाइक ऐसा एरिया में अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको डेफिनेटली उन्हीं इदारों के जरिए वो काम करना पड़ेगा। अदरवाइज नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स वहां पे मोबिलाइज होने में कतराएंगे और मुश्किल होगा उनके लिए काम करना। सो दिस कवर्स 90% ऑफ द प्रोक्योरमेंट इन पाकिस्तान, एज आई मेंशन इन इंट्रो। ये जो ओपन कॉम्पिटिटिव मेथड है एटलीस्ट 90% ऑफ द प्रोक्योरमेंट को कवर करता है। इसलिए इसका समझना और इसके ऊपर अबूर हासिल करना, जो कि हम अगली वीडियोस में आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे और मुख्तलिफ सिनेरियोस के साथ भी बताएंगे, और इसके मजीद इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगली वीडियोस में भी आपने हमारी वीडियोस को जरूर देखना है। सो ओपन कॉम्पिटिटिव को मजीद समझने के लिए कोई दो तीन एग्जांपल्स मैं लूंगा। एक सिविल वर्क्स में से, जिस तरह उन्होंने कहा कि वर्क सर्विसेज एंड गुड्स तीनों में है, सो हम तीनों की एक एक एग्जांपल लेंगे। वर्क्स में फॉर एग्जांपल सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट नीड्स टू कंस्ट्रक्ट a 2 kilometer road and the budget for that road is 65 million. So अब इसमें दो तीन चीजें हमारे सामने इस एग्जांपल में है। डिपार्टमेंट सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट मींस एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, तो इसका मतलब है वर्क्स का प्रोजेक्ट है, 2 किलोमीटर रोड है, और इसका बजट जो है वो 65 मिलियन है, विच इज मोर देन 3 मिलियन ऑफ कोर्स। सो अब इसमें ये थ्रेशोल्ड कौन सा है? ये एडवर्टीजमेंट थ्रेशोल्ड के अंडर आ गया ये प्रोजेक्ट। तो इसकी एडवर्टीजमेंट को पहले देख लेंगे। इसकी एडवर्टीजमेंट आपने पेपरा की वेबसाइट पे करनी है, प्लस दो नेशनल डेलीज में आपने देना है। इसमें से एक उर्दू होगा और एक इंग्लिश होगा, और सीएनडब्ल्यू की अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ये एडवर्टाइज होगा। सो इन तीनों जगहों पे इस टेंडर को एडवर्टाइज करना है। एंड प्रोक्योरमेंट इसकी जो है वो मस्ट है कि आप करें ओपन कॉम्पिटेटिव बिडिंग से, क्योंकि नॉर्मली 2 किलोमीटर का रोड बनाना है, कोई अर्जेंसी नहीं है, और पब्लिक मनी भी यूज हो रही है। सो ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग का प्रोसेस इसमें यूज होगा, एडवर्टाइज होगा पेपर वेबसाइट पे इंग्लिश में, ये हम डिस्कस कर लिया। स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होंगे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, और ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी ओपनिंग होगी। सो इस तरह का इशू है। इस तरह गुड्स में अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई हॉस्पिटल है, उसने कोई फायर अलार्म का या डिटेक्शन ऑफ फायर का एक कोई इंस्टॉलेशन करनी है इक्विपमेंट की, यूपीएस बैकअप लगवाना है, सोलर सिस्टम लगवाना है, मेडिकल ग्रेड वायरिंग करनी है, लाइक कोई गैसेस वगैरह की वायरिंग करनी है, या उनका ओईएम सर्टिफाइड इंस्टॉलेशंस करवानी है, ऑपरेशन एंड इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वगैरह की, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वगैरह की। सो उसको भी आप इसी तरीके से करेंगे ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए। वेंडर सिलेक्शन मस्ट बी कॉम्पिटिटिव अनलेस ओईएम रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई अंडर रूल 14। रूल 14 में आपको याद होगा हमने कुछ केसेस पढ़े थे कि आपके अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज हैं, या ऐसी आपकी कंपनीज हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं इस चीज में, और उनके अलावा ये चीज या ये इक्विपमेंट और किसी से नहीं मिलता, तो तब उन केसेस में आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग के ऊपर जा सकते हैं, या सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट के ऊपर जा सकते हैं अंडर रूल 42। अदरवाइज उसके अलावा ऐसे केसेस जो ऊपर बयान किए गए हैं, इनमें कोई ऐसा इशू नहीं होता, तो वो आप ओपन के जरिए ही करेंगे, ओपन बिडिंग के सिस्टम से ही करेंगे। इसके अलावा सर्विसेज में आईटी सर्विसेज अगर आपने लेनी है किसी डिपार्टमेंट ने, एमआईएस सिस्टम बनवाना है, डेटा डैशबोर्ड्स बनवाने हैं, या ऑनलाइन रिपोर्टिंग या कंप्लेंट्स मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप करना है, या कोई पोर्टल बनवाना है, तो उसमें अनलेस दिस सिस्टम इज प्रोप्राइटरी इन नेचर टू एन एग्जिस्टिंग वेंडर, द प्रोक्योरमेंट मस्ट बी थ्रू ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। अगर वो एग्जिस्टिंग सिस्टम आपका कोई वेंडर ऑलरेडी लगा चुका है और उसमें आप किसी किस्म की मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रहे हैं, या उसी सिस्टम की कोई अपग्रेडेशन करना चाह रहे हैं,
या उसमें कोई फॉल्ट आ गया और आपने उसकी कोई पार्ट्स की रिप्लेसमेंट करनी है, तो वो तो एक अलग सिनेरियो है। उसमें आप जाहिर बात है उसी वेंडर के पास ही जाएंगे जिनका प्रोप्राइटरी राइट है। अदरवाइज उसके अलावा कोई भी आपकी न्यू इस तरह के सिस्टम लग रहे हैं, फर्स्ट टाइम लग रहे हैं, या उसमें कोई प्रोप्राइटरी इश्यूज नहीं है उसके सॉफ्टवेयर में या कोई ऐसी हार्डवेयर में, तो उस केसेस में आप ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के ऊपर ही जाएं, क्योंकि ये फिर अल्टीमेटली आपको ऑडिट ऑब्जेक्शन से और इंक्वायरीज वगैरह से बचा लेगा। इसमें आपने आरएफपीज, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स लॉन्च करनी होंगी, टीओआरस देने होंगे, फिर टेक्निकल एवेल्यूएशंस और फाइनेंशियल एवेल्यूएशंस भी करनी होंगी। सो आई होप सो फार इट्स क्लियर ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग क्या है और किन सिनेरियोज में हमने करनी है पाकिस्तान के केस में। सो व्हेन ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग इज नॉट यूज्ड, ऐसे केसेस जहां पे ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग इस्तेमाल नहीं होती, तो उसमें रूल 20 कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। आपको याद होगा हमने स्टार्ट में जब रूल पढ़ा था तो उसने हमें ये बात बताई थी पेपरा ने कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड procuring entity shall use open competitive bidding as the principal method of procurement। तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब यही है कि जहां पे ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग इस्तेमाल नहीं होती, मीनिंग एक्सेप्शंस एग्जिस्ट एंड आर कवर्ड इन लेटर रूल भी। आगे आने वाले रूल्स में ये वो एक्सेप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह रूल 21 है या 21 है, वो ओपन टेंडरिंग की बात कर रहा है, तो 42C डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की बात कर रहा है। इसी तरह 42D जो है वो रिपीट ऑर्डर्स की बात कर रहा है। और भी इसके 6-7 रूल्स हैं 42 के अंदर, सब रूल्स हैं, तो वो भी हम एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं और वो उसमें डिस्कस करेंगे। जिस तरह एफ जो है उसका सिंगल सोर्स RFQ को 42B डिस्कस कर रहा है, और रूल 22 वो लिमिटेड टेंडरिंग की बात करता है। रूल 16A और B हमने पढ़ा था, वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स की बात कर रहा है। सो दीज आर अलाउड बट ओनली व्हेन जस्टिफाइड अंडर पेपरा रूल्स। सो ये ओपन के अलावा भी जो 10% प्रोक्योरमेंट है उसके रूल्स अलाउड हैं, लेकिन जस्टिफाइड तरीके से। और जस्टिफिकेशन ऑफ कोर्स हमने अथॉरिटी को भी देनी है और अपने ऑडिटर्स को भी कल को जस्टिफाई करना होगा। सो रेड फ्लैग्स वेयर रूल 20 इज इग्नोर्ड। नॉर्मली अक्सर ये देखा गया है कि कॉमन कॉमन इश्यूज पाकिस्तान में, उसमें रूल 20 को इग्नोर किया जाता है, जो कि रेड फ्लैग है। यूजिंग सिंगल सोर्स विदाउट जस्टिफिकेशन, आपका कोई कॉमन प्रोक्योरमेंट है और आप उसके लिए सिंगल सोर्स यूज करें तो आप उसमें फंस सकते हैं। आपने उसमें ऑलवेज यूज ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग, और उसमें आपने अखबार में इश्तिहार देना है और एडवर्टाइज भी करना है। अवॉइडिंग ओपन बिडिंग ड्यू टू पर्सनल फेवरेटिज्म, ये भी एक रेड फ्लैग है, ये नहीं करना चाहिए। स्प्लिटिंग प्रोक्योरमेंट टू अवॉइड टेंडरिंग, अक्सर देखा गया है छोटे छोटे पैकेज बना लिए जाते हैं लेटर स्टेज के ऊपर, फिर उसी की वजह से उसके ऊपर इंक्वायरीज भी उठती हैं और बहुत से लोग फिर उसमें फंसे होते हैं। सो सर circumventing the advertisement rules, घोस्ट टेंडरिंग या मैनिपुलेटिंग दी competitions, तो इस तरह की अगर इश्यूज हैं जिसमें अगर आपने फेक किस्म की एडवर्टीजमेंट की है या घोस्ट टेंडरिंग की है या मैनिपुलेट किया है कंपटीशंस को, तो वो भी एक रेड फ्लैग है, उसको नहीं करना चाहिए। All these violations lead to audit objection, NAB cases, court petitions, PEPRA interventions, high risk procurement finding। तो ये सारे इसके फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं जो आपको फिर अल्टीमेटली फेस करनी पड़ेगी। ऑडिट ऑब्जेक्शंस भी कल को, नैब भी, और कोर्ट वगैरह के केसेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं स्ट्रॉन्ग ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग के? प्रोक्योरिंग एंटिटी की साइड के ऊपर आपको एक बेहतरीन प्राइसिंग मिल जाती है। ऑफ कोर्स अगर कंपटीशन होगा तो आपको मुकाबले की ऑफर आएगी, हाई क्वालिटी आपको मिलेगी, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑडिट आपकी हो जाएगी, केस आपका अच्छा प्रोक्योरमेंट फाइल मेंटेन होगी, उसमें रिस्क कम होगा करप्शन वगैरह का, और मार्केट रेस्पॉन्स जो आपके पास एक पूल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स भी एक बहुत अच्छा बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स के एंड के ऊपर इसका फायदा यह है कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी है, हर कॉन्ट्रैक्टर को मैसर है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करना चाहे तो वो कर सकता है। अगर उसकी अपनी
क्लास में या अपनी सीलिंग के अंदर वो टेंडर अवेलेबल है। तो क्लियर क्राइटेरिया उसमें अवेलेबल होता है कॉन्ट्रैक्टर्स का, कोई एम्बिगुअस किस्म का क्राइटेरिया या एवेल्युएशन का मेथड नहीं होता। ट्रांसपेरेंट कंपटीशन होता है, इसी तरह वैल्यू फॉर मनी भी अचीव होती है और परफॉर्मेंसेस वगैरह भी इंश्योर होती हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस एजेंसीज की साइड के ऊपर होनी भी चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू पब्लिश योर टेंडर्स प्रॉपरली, पेपरा के ऊपर न्यूज़पेपर में दें। यूज स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, वो यूज करें। गिव फेयर रिस्पॉन्स टाइम, इंश्योर ट्रांसपेरेंट बिड ओपनिंग। अब तो खैर ई पैड्स के जरिए है तो वो तकरीबन मसला हल हो गया है बिड ओपनिंग वाला। अवॉइड रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्टिव स्पेसिफिकेशंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पीछे पढ़ा भी था। स्पेसिफिकेशंस शुड ऑलवेज बी जेनेरिक, ओपन और फेयर, और कोई भी उसमें ब्रांड नेम्स वगैरह और ये चीजें आपने नहीं प्रेफरेंस डालने। अगर मजबूरन डालने भी हैं तो आपने लिखना है एज इक्वलेंट का लफ्ज, अगर आपको याद हो हमने मेंशन किया था। मेंटेन प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड्स फाइल एंड प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू क्लैरिफिकेशंस। अगर उनकी कोई क्लैरिफिकेशंस हैं बिडिंग की स्टेज के ऊपर तो आपने इक्वल एक्सेस देनी है। मींस कि अगर आपने कोई भी आरएफआई क्वेश्चंस आपको रिसीव होते हैं वेंडर्स के, तो जब आपने उनका रिप्लाई देना है तो वो तब वो सबको भेजना है आरएफआई का रिस्पॉन्स। ये नहीं कि आपने सिर्फ उसी वेंडर के साथ शेयर कर दिया कि जिसने वो क्वेश्चन भेजे हैं। इट्स अ बैड प्रैक्टिस, आपने सबको देना है ताकि सबको क्लैरिफिकेशन हो किसी इशू के ऊपर। किसी एक वेंडर को अगर है तो वो इंफॉर्मेशन सबको पास ऑन करें। इस तरह कॉन्ट्रैक्टर्स को चाहिए कि वो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली रीड किया करें और अपनी कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करें, उसमें शॉर्टकमिंग्स ना हो ताकि बाद में आपकी बिड जो है वो रिजेक्ट ना हो या आपको उसके मार्क्स कम ना मिले टेक्निकल एवेल्युएशन में। आप पीईसी और पेपरा के कंप्लायंसेस को या इन वीडियोस को देख के उनके रूल्स को कंप्लायंस करें। अवॉइड फेक डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसमें भी रूल 18 और 19 में आपको डिसक्वालिफिकेशन या ब्लैकलिस्टिंग का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह प्री बिड मीटिंग को या जॉब वॉक को, साइट वॉक को जरूर अटेंड किया करें, उससे आपको बहुत सी क्लैरिटीज मिलती हैं। कोशिश करें कि साइट विजिट किया करें अपनी बिड को फिल करने से पहले। उसकी वैल्यू इंजीनियरिंग भी किया करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपने जब भी प्रपोजल बनानी है तो उसमें आपने जो एजम्पशंस करनी है अपने रेट्स को या अपने प्रॉफिट मार्जिन को डालते वक्त एजम्पशंस लेनी है, वो आपने अपने पास नोट जरूर करनी है। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज के ऊपर जब आपने चीजों के रेट्स कोट किए थे और उसमें कितना प्रॉफिट डाला था, कितना आपने ओवरहेड्स कवर किए थे, क्या टैक्सेशन डाली थी, ये सारी चीजें फिर आपसे मिक्स हो जाएंगी और फिर आपकी आखिर पे एक मेस क्रिएट होगा और आपके लिए इशू खड़े होंगे। Ask for clarifications in writing. Always send your RFI questions timely and in writing. Keep financial capacity strong. अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें और अपने साथ जो टीम है उसको फेयर और कॉम्पिटेंट लोगों की टीम अपने साथ रखें। सो ओपन कॉम्पिटेटिव is not an option, it's legal requirement. Uh, Whenever a procuring agency chooses another method, so it should be and it must be justified. Justified the deviation from open competitive, उससे आपने justify करना है। Cite the relevant rule, उसका हवाला देना है and document the reason. उसका रीजन भी आपने मेंशन करना है कि कोई सिक्योरिटी रीजन था या एनी अदर रीजन जो भी आपने समझा है इसकी वजह से आप ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ऊपर नहीं जा रहे और दूसरे रूल के ऊपर जा रहे हैं, तो उसको आपने इन राइटिंग लेना है। और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उसकी अप्रूवल लें अपने प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर से, जरूर उस मेथड को अडॉप्ट करने की अप्रूवल लें। सो रूल 20 प्रोटेक्ट्स द ओवरऑल इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड प्रोक्योरिंग एंटिटी, और स्पेशली आपकी जो आप ऑफिसर इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं आपकी इंटेग्रिटी को भी इंश्योर करता है। सो आई होप सो फार इट्स क्लियर. So let's quickly review this presentation and this rule. Rule 20 says open competitive bidding is the principal method. Exceptions exist, but only when legally justified. Ensure transparency, value for money, fairness, economy, efficiency, and professionalism. Rule 4 को जरूर याद रखिएगा, principles of procurement को. So ये था आज की summary.
आज के टॉपिक की कंक्लूजन पे आ जाते हैं। प्रोक्योरमेंट जर्नी नाउ गेट्स मोर डिटेल्ड इन अपकमिंग वीडियोस वेयर वी विल कवर। लाइक हमारी आने वाली वीडियोस में हमारे साथ रहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे ओपन टेंडरिंग को, लिमिटेड टेंडरिंग को, डिटेल कंपटीशंस को और दूसरे प्रोक्योरमेंट मेथड जो रूल 42 में इस्तेमाल हुए हैं। सो उससे हमारे साथ वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। सो अब हमने सिर्फ एक फाउंडेशन बनाने की कोशिश की है अंडर रूल 20। इस तरह 21 में हम इस ओपन कॉम्पिटेटिव बिडिंग को मजीद इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपनी अगर आपकी कोई फीडबैक है तो वो हमें कमेंट में या ईमेल एड्रेस जो यहाँ पे मेंशन है swiftexsimplified@gmail.com उसके ऊपर भिजवाइए। और हमें फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। हम अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर भी, हम अवेलेबल हैं टिकटॉक के ऊपर ही भी, और हर फोरम के ऊपर हमारा हैंडल जो है वो स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड है। तो इस चैनल को लाइक करें, ये सिर्फ आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग और आपकी सपोर्ट के लिए बनाया गया है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए अपना और अपने करीबी तमाम लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।